एक 24 वर्ष की लड़की, पढ़ने में बहुत ही होशियार, दिखने में बहुत सुंदर, वो पढ़ लिख करके एक वकील बनना चाहती है। लेकिन वकील बनने के लिए उसके सामने काफ़ी आर्थिक समस्या थी। उसने वकील बनने के लिए एक प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, लेकिन उसकी फ़ीस नहीं दे पा रही थी। इसके लिए उसने एक पास में ही दंत चिकित्सक के यहाँ जॉब करना शुरू कर देती है। जॉब करने से उसकी जो LLB की फ़ीस है वो चली जाती है और उसके अपने खर्चे भी मेंटेन होते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वह रोज़ाना की तरह अपने घर से उस क्लिनिक पर जाती है और इसके बाद कभी वापस नहीं आती। साथियों, वह लड़की कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, यह पूरी जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस कहानी में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय वर्मा, वारदा 365 में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के जिला सतना में एक धावरी इलाके में चांदमारी रोड पर मंगल भवन के पीछे एक नरेंद्र त्रिपाठी नाम के अध्यापक, जो कि राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक हैं। उनके 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम अभिषेक त्रिपाठी होता है, छोटे बेटे का नाम आशुतोष त्रिपाठी होता है। आशुतोष त्रिपाठी एक दंत चिकित्सक का कोर्स करने के बाद अपनी क्लिनिक खोल लेता है और उस क्लिनिक पर एक अटेंडेंट की आवश्यकता होती है। वहाँ पर एक मोहल्ला होता है मल्लाह समाज का। मल्लाह समाज में रहने वाली विभा केवट नाम की लड़की, उसके पिता राम नरेश केवट हैं। वह लड़की उनके यहाँ इंटरव्यू देने के लिए दंत चिकित्सक पर आती है और उसका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। लड़की बहुत ही पढ़ने में होशियार होती है, दिखने में काफ़ी सुंदर होती है और उसके यहाँ रेगुलर अपनी ड्यूटी करना शुरू कर देती है। होशियार होने की वजह से जो डॉक्टर दंत चिकित्सक है, डेंटिस्ट है, वो जो भी बताते हैं वो सारे बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से समझ लेती है। काम काफ़ी अच्छा चलना शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसको करते हुए लगभग 1 वर्ष बीत जाती है। 1 वर्ष बीतने के बाद डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के मन में उसको पाने की इच्छा जागृत हो जाती है। जैसे ही उसके मन में ये इच्छा पाने की होती है, डॉक्टर उसके प्रति व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन लाना शुरू कर देता है। डॉक्टर जब वो क्लिनिक बंद करने के बाद घर जाता है तो उसको अपनी गाड़ी में बैठा करके उसके मोहल्ले के गेट तक छोड़ दिया करता था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि घर छोड़ने से पहले वो लोग दोनों रेस्टोरेंट में जाते थे, काफ़ी अच्छी बातें करते थे और बातों बातों में ही वह लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। एक झूठा झांसा मान सकते हैं आप, झूठा झांसा शादी का देता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। लेकिन विभा केवट एक बहुत गरीब तबके की लड़की, वह नहीं समझ पा रही थी हालांकि कैसे ऐसा हो सकता है। शारीरिक संबंध बनते रहते हैं। कुछ दिन बाद उसकी बड़ी बहन विभा केवट की उसका कॉल आता है। विभा सारी बात डॉक्टर साहब और अपने बीच की अपनी बहन को बता देती है। लेकिन उधर से उसकी बहन कहती है, विभा ये बड़े लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, ऐसा न हो कि तुम्हारे साथ धोखा हो जाए और बाद में पछताना पड़े। तो विभा बड़े ही विश्वास के साथ कहती है कि दीदी मेरा प्यार इतना कच्चा नहीं है और डॉक्टर साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझसे शादी ना करें, लेकिन वो ज़रूर करेंगे शादी।
यह बात सुनकर के उसकी बहन कहती है, अगर शादी करना चाहते हैं तो विभा तुम जल्दी से डॉक्टर साहब के साथ शादी कर लो। यह सुनकर विभा उसी दिन से ये ठान लेती है कि मैं अब डॉक्टर साहब से शादी जल्दी ही करूँगी। लेकिन इसी तरह से दूसरे दिन वो अपने ड्यूटी पर जाती है। उधर से डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी भी अपनी ड्यूटी पर होते हैं। जैसे ही मौका मिलता है कि डॉक्टर साहब फ्री हैं, कोई मरीज़ नहीं है, वो अपनी शादी का प्रस्ताव रखना शुरू कर देती है। वो बार बार कहती है कि आप शादी कब कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कहाँ पैसे वाले और प्रतिष्ठित समाज से, और कहाँ एक लड़की बहुत ही मजदूर गरीब तबके की, उनका मैच ही नहीं था। उसने तो सिर्फ उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए झांसा देने का काम किया था और उसने शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन जब दबाव को ज़्यादा देने लगती है तो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के दिमाग में उसके एक विचार आता है। विचार आता है कि तारीख आती है 19 दिसंबर 2020 को। जैसे ही वे ड्यूटी पर आती है, ड्यूटी पर पूरे दिन काम करती है और काम करने के बाद शाम का वक्त होता है तो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी उसका गला दबाता है, गला घोंट कर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी जो लाश है उसको एक बोरे में बंद करके एक कोने में रख देता है और शटर गिरा करके अपने घर चला जाता है। उधर उसके माँ बाप इंतज़ार कर रहे होते हैं विभा केवट के, और उसका फ़ोन भी डायल करते हैं, लेकिन वो घर पर नहीं पहुंची होती है। दूसरे दिन आकर के डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी बेटी आपके यहाँ काम करती है लेकिन रात को वो घर पर नहीं पहुंची है, कहाँ गई होगी। तो डॉक्टर आशुतोष कहते हैं कि देखिए, मेरे यहाँ से वो 6000 रुपये लेके गई थी और उसका जो व्यवहार आप लोगों का उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं बता रही थी, कह रही थी कि घर वालों का व्यवहार अच्छा नहीं है, और दूसरी जगह जॉब की बात कर रही थी। हो सकता है उसने दूसरी जगह कहीं कमरा ले लिया हो और कहीं जॉब कर रही होगी, देखिए आप तलाशिए, मिल जाएगी। ये सुनकर के उसके मदर फादर अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम बीती होती है, उसकी लाश उसके क्लिनिक में ही रखी होती है। एक मज़दूर बुलाते हैं और मज़दूर बुला करके क्लिनिक के पीछे एक गड्ढा खुदवाता है। गड्ढा खुदवा करके उसमें विभा केवट की लाश को अंदर डालता है ऊपर से। उसमें काफ़ी नमक के बाद कुछ मिट्टी डाली जाती है। मिट्टी डालने के बाद एक मरे हुए कुत्ते का भी अरेंजमेंट कर लेता है और उसके ऊपर से भी मिट्टी डालने के बाद उसको दबा देता है। कुत्ते की लाश इसलिए डाली थी कि अगर बदबू आती है तो लोगों को ये ना पता लगे कि इसके अंदर लाश किसकी है। अगर पता भी लगेगा तो ये लगेगा कि इसे यहाँ कुत्ता गड़ा हुआ है। साथियों, इस बात को देखते हुए लगभग 45 दिन हो जाते हैं। 45 दिन तक उसके माँ बाप उसको देखते रहते हैं कि बेटी कहाँ की, रिश्तेदारियों में, नातेदार जो भी उसके संबंधी हैं सभी में पता करते हैं, लेकिन उनकी बारे में कुछ पता नहीं लग रहा था। एक आखिरकार 45 दिन के बाद 1 फरवरी 2021 को विभा केवट के पिता राम नरेश केवट ने पास के ही थाने में एक तहरीर दे देते हैं। तहरीर देने के बाद पुलिस डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के वो अपने थाने में बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। पहली बार तो डॉक्टर त्रिपाठी कुछ इधर उधर की बातें करता है, कुछ भी सच उगलने को तैयार नहीं होता। कह रहा है कि मेरे यहाँ से तो चली गई है, अब मैं नहीं जानता वो कहाँ गई, ये लोग के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं था उस दिन तो। लेकिन कुछ समय के बाद पुलिस ने विभा केवट का जो फ़ोन नंबर था उसके फ़ोन नंबर की लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर उसको शक हुआ और दोबारा से डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को थाने बुलाया जाता है और सख्ती के साथ पूछती है तो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपना जुर्म
कबूल कर लेता है और सारी वारदात जैसे उसने की थी उसको बता देता है और जुर्म करने और जुर्म छिपाने के इल्ज़ाम में धारा 302 और 301 के तहत डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को जेल भेज दिया जाता है। उधर उसकी लाश को खुदवाने के बाद उनके डीएनए से मैच करने के बाद उसको परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। साथियों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ एक नई पीढ़ी को जागरूक करना है। इन चीज़ों से सावधान रहें, सतर्क रहें। साथियों, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।